Hello everyone. Today's our topic of discussion is पेरिफेरल न्यूरोपैथी। अब बेसिकली पेरिफेरल न्यूरोपैथी एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारा जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो डैमेज हो जाता है। ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम और बॉडी टिश्यूज़ के दरमियान जो कम्युनिकेशन है उसको डिस्टर्ब कर देता है और सेंसरी, मोटर और ऑटोनॉमिक नर्व्स को अफेक्ट कर देता है। अब इसकी अगर हम एटियोलॉजी की बात करें, इसके डिफरेंट कॉजेज़ हैं। इसमें अगर मेटाबॉलिक कॉजेज़ की बात करें तो हमारे पास डायबिटीज़ मेलिटस। टॉक्सिक कॉजेज़ की बात करें तो अल्कोहल का यूज़ या कीमोथेरेपी या हैवी मेटल्स। अगर हम न्यूट्रिशनल कॉजेज़ का बात करें तो हमारे पास अगर डेफिशिएंसी हो जाती है B1, B6 या B12 या E की, तब उसकी वजह से भी हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है डैमेज हो सकता है और पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो सकती है। देन इन्फेक्शियस डिजीज़, इन्फेक्शियस कॉजेज़ की अगर बात करें तो हमारे पास HIV है, एड्स है। अगर पेशेंट को HIV हो गया, एड्स हो गया, कोई लाइम डिजीज़ है तो उसकी वजह से भी उसका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम डैमेज हो सकता है और उसका पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो सकती है। अगर ऑटो इम्यून कॉजेज़ की बात करें तो हमारे पास गुलियन बेरी सिंड्रोम आता है और लपस एरिथमेटोसिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जो कि ऑटो इम्यून मतलब जिसमें हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाती है और वो खुद ही अटैक कर रही होती है हमें। देन हेरिडिटरी, अगर हम हेरिडिटरी कॉजेज़ की बात करें तो हमारे पास चारकोट मैरी टूथ डिजीज़ आती हैं। अगर मैकेनिकल या ट्रॉमेटिक कॉजेज़ की बात करें तो इसमें हमारे पास कंप्रेशन न्यूरोपैथीज आ जाएंगी। और अगर एट द लास्ट आइडियोपैथिक की बात करें तो इट्स मीन इसका कोई फिक्स, कोई आइडेंटिफाइबल कॉज नहीं है। अब फर्दर अगर हम इसकी साइन सिम्टम्स की बात करें तो हमारे पास कुछ सेंसरी साइन सिम्टम्स में हमारे पास शो होगा। नमनेस लाइक फीलिंग शो हो सकती है पेशेंट के अंदर, पेशेंट को टिंगलिंग लाइक सेंसेशंस फील हो सकती है, पेशेंट को बर्निंग पेन फील होगा, पिंस या नीडल्स लाइक सेंसेशन फील होंगी, पेशेंट का जो है लॉस ऑफ वाइब्रेशन हो सकता है, प्रोप्रोसेप्शन हो सकता है। अब लॉस ऑफ वाइब्रेशन जो है हो जाएगा तो इसका मतलब ये होगा कि मतलब उसकी जो सेंस है ना वाइब्रेशन को डिटेक्ट करने की, वो ख़त्म हो जाएगी। और अगर लॉस ऑफ प्रोप्रियोसेप्शन की बात करें तो इसमें क्या होगा कि ये जो सेंस होती है ना प्रोप्रियोसेप्शन की, ये जो है इंफॉर्मेशन देती है मतलब हमारे बॉडी पार्ट्स की रिलेटिव पोजीशन से रिलेटेड या मूवमेंट से रिलेटेड। लेकिन लॉस हो जाएगा तो इट्स मीन हमारी जो इन्फो है रिलेटिव पोजीशन से रिलेटेड या मूवमेंट से रिलेटेड वो हमें प्रॉपरली नहीं मिलेगी। देन अगर हम लोग बात करें मोटर सिम्टम्स की तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मसल वीकनेस। पेशेंट को मसल वीकनेस फील होगी, फेसिक्यूलेटेशंस फील हो सकता है। फेसिक्यूलेटेशन बेसिकली होता क्या है, बेसिकली ये एक इनवॉलेंट्री मसल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का प्रोसेस होता है। मतलब जो स्पॉन्टेनियसली इनवॉलेंट्री अगर मसल कॉन्ट्रैक्ट करने लग जाए, रिलैक्स करने लग जाए, उसे कहते हैं फेसिक्यूलेटेशन। देन उसके बाद पेशेंट को अगर क्रैम्प्स फील हो सकते हैं। अब बेसिकली क्रैम्प्स क्या है, क्रैम्प भी एक सडन इनवॉलेंट्री पेनफुल मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है, हमारे मसल्स में फील होती है। एक तरह से जिस तरह मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक सडनली तौर पर ना पेशेंट के जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करने लग जाते हैं, इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन फील होती है। देन गेट डिस्टर्बेंस। अब गेट डिस्टर्बेंस क्या होगा कि बेसिकली जो उसका जो वॉकिंग पैटर्न है उसमें अबनॉर्मलिटी आ जाएगी, वॉकिंग पैटर्न प्रॉपर नहीं रहेगा। देन हमारे पास आ जाएगा गेट डिस्टर्बेंस पर। अब हम ऑटोनॉमिक सिम्टम्स की बात करें तो हमारे पास ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। अब बेसिकली ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन क्या है, इसको हम पोस्चरल हाइपोटेंशन भी कहते हैं। ये एक मेडिकल कंडीशन होती है जिसमें पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा लो हो जाता है जब पेशेंट जो है या तो वो खड़ा होता है या बैठा होता है। देन हमारे पास उसको कुछ GI इश्यूज लाइक उसको गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इश्यूज हो सकते हैं या उसको यूरिनरी या सेक्सुअल डिसफंक्शन भी हो सकता है। ये इसके साइन सिम्टम्स। अगर हम इसकी डायग्नोसिस की बात करें तो सबसे पहले तो क्लिनिकल एवोल्यूशन करेंगे, लाइक उसकी एक डिटेल हिस्ट्री लेंगे, उसका न्यूरोलॉजिकल एग्जामिन करेंगे, कुछ हम इलेक्ट्रो डायग्नोस्टिक टेस्ट करवा सकते हैं जिसमें हमारे पास नर्व कंडक्शन स्टडीज़ आ जाएगा या इलेक्ट्रोमायोग्राफी करवाई जा सकती है, या हम ये देख सकते हैं कि अगर हम क्वांटिटेटिव सेंसरी टेस्टिंग करवा सकते हैं, स्किन की बायोप्सी करवा सकते हैं। मतलब स्मॉल फाइबर न्यूरोपैथी है तो उसके लिए हम स्किन बायोप्सी करवाएंगे, कुछ ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं जिसमें हम ग्लूकोज, B12, थायराइड
देन हम लोग कुछ इमेजिंग करवा सकते हैं जिसमें हमारे पास MRI और CT स्कैन आ जाएगा। अब अगर हम इसके मैनेजमेंट की बात करें तो हम फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें हम एंटी कन्वल्सेंट्स देते हैं जिसमें गैबापेंटीन आ जाता है। एंटी डिप्रेशन देते हैं पेशेंट को जिसमें एमीट्रिप्टालीन आ जाता है। एनसेड्स देते हैं पेशेंट को। कुछ स्पोर्टिव मेजर्स देते हैं जिसमें हम उसके ग्लूकोज को कंट्रोल करते हैं, उसको विटामिन सप्लीमेंट देते हैं, उसकी टॉक्सिन अवॉइडेंस करते हैं। और इसमें जो होता है ना, फिजियोथेरेपी का भी रोल होता है। अब बेसिकली फिजियोथेरेपी के रोल को अगर हम देखें तो इसमें क्या होगा कि ये हमारे इसमें हेल्प करेगा, पेशेंट को पेन रिलीफ में हेल्प करेगा, उसकी मसल की स्ट्रेंथनिंग में हेल्प करेगा, कोऑर्डिनेशन इन्हेंसमेंट में हेल्प करेगा, उसकी जो गेट डिस्टर्ब हो रहा था उसको गेट और मोबिलिटी ट्रेनिंग में हेल्प करेगा, उसको फंक्शनल इंडिपेंडेंस करेगा, लाइक वो खुद ही इंडिपेंडेंटली तौर पर अपने फंक्शंस को परफॉर्म करेगा। ठीक है, इसको फॉल प्रिवेंशन से इसको हेल्प करेगा। देन पेन मैनेजमेंट टेक्निक्स के लिए हम लोग बेसिकली इलेक्ट्रोथेरेपी में हम टेंस का यूज़ कर सकते हैं, सॉफ्ट टिश्यू टेक्निक्स का यूज़ करेंगे मैनुअल थेरेपी के अंदर, हीट या कोल्ड की एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे थर्मल थेरेपी के अंदर। अगर सेंसरी या मोटर रिहेबिलिटेशन करवाना है तो हम सेंसरी री एजुकेशन करवाएंगे जो कि हम टेक्सचर्स, वाइब्रेशन या मिरर थेरेपी के ज़रिए करवा सकते हैं। मिरर थेरेपी में बेसिकली क्या होता है कि हम लोग पेशेंट को जो अफेक्टेड साइड होती है उसको हम लोग इसमें बेसिकली क्या होता है कि पेशेंट के अफेक्टेड साइड को हम लोग एक बॉक्स होता है, हम उसके अंदर एक मिरर लगा होता है। ठीक है, मिरर बेसिकली बॉक्स के बाहर होता है, हम उसके पेशेंट के अफेक्टेड साइड को हम लोग बॉक्स के अंदर रखते हैं और जो अनअफेक्टेड साइड होती है वो हम लोग बाहर प्लेस कर देते हैं जहाँ पे मिरर लगा होता है। जब वो अपनी अनअफेक्टेड साइड को मूव करवाता है तो उसको लगता है कि वो अपनी अफेक्टेड साइड को मूव करवा रहा है। इसे कहते हैं हम लोग मिरर थेरेपी। उसकी स्ट्रेंथनिंग के लिए हम रेजिस्टेंट ट्रेनिंग करवा सकते हैं। हम कुछ एक्सरसाइजेस करवाएंगे जिसमें पोस्चर कोर एक्सरसाइजेस हो सकती हैं। और अगर हमने उसका बैलेंस या गेट ट्रेनिंग को इम्प्रूव करना है, अगर हमने उसके स्टैटिक या डायनेमिक बैलेंस को इम्प्रूव करना है तो हम उसके लिए सिंगल लेग स्टैंड्स करवा सकते हैं, ऑब्स्टेकल नेविगेशन करवा सकते हैं। अगर उसके गेट को ठीक करना है, ठीक है, उसके वॉकिंग पैटर्न को ठीक करना है तो हम लोग उसके लिए ट्रेडमिल का यूज़ कर सकते हैं, स्टेप ड्रिल्स का यूज़ कर सकते हैं, कुछ असिस्टिव डिवाइसेस का यूज़ कर सकते हैं। एंड एट द लास्ट अगर हमने उसकी फंक्शनल ट्रेनिंग करवानी है या पेशेंट के एजुकेशन की बात करें तो फंक्शनल ट्रेनिंग में हम लोग ADLS हम कहते हैं एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग। देन उसके बाद हम लोग स्टेयर क्लाइंबिंग करवा सकते हैं। स्टेयर क्लाइंबिंग भी मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कशन की थी कि हम लोग स्टेयर क्लाइंबिंग किस तरह करेंगे। अब बेसिकली देन उसके बाद हम लोग पोस्चर करेक्शन करवा सकते हैं। उसका जो पोस्चर में अफेक्ट आया होगा, ठीक है, पोस्चर डिस्टर्ब हुआ होगा, उसकी करेक्शन करेंगे। देन हम उसको एजुकेट करेंगे, ठीक है, उसको एजुकेट करेंगे फूड केयर से रिलेटेड, उसकी फॉल प्रिवेंशन से रिलेटेड या HCP कंप्लाइंस से रिलेटेड। HCP का कंप्लाइंस बेसिकली क्या होता है? बेसिकली ये होता है होम एक्सरसाइज प्रोग्राम, मतलब घर पे जो वो एक्सरसाइज करेगा ताकि अपनी हेल्थ और वेल बीइंग को प्रमोट कर सके। आई होप आप सबको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई